विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक पहुंच जाने के लिए। तो इसी कोटेशन के साथ मैं सुमित एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने मध्य प्रदेश का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट अभी कुछ दिन पहले अगस्त के अंदर हुआ था 2023 के अंदर, तो वो आज आपके सामने लेके आया हूँ। इस पेपर को आज हम देखेंगे। बहुत अच्छा पेपर है, हमारे लिए आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इसकी मैं आपके सामने पूरा सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा और देखेंगे क्या कैसा था ये लेवल का पेपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका। तो पहले ही क्वेश्चन है इसके अंदर 51वां नंबर, किसने अपनी पुस्तक टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, आप जानते हैं टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी किसने लिखी है? ये ईसिया बर्लिन की बुक है, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की अवधारणा। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, हमें कुछ कहीं ना कुछ सीख ही दे रहा है, सिखा रहा है कि ईसिया बर्लिन थे, इन्होंने नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करी है। तो टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता किसने वर्गीकृत किया? तो आप जानते हैं ये ईसिया बर्लिन ने अपनी जो पुस्तक थी टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इसके अंदर नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार प्रस्तुत किया था। और जे.एस. मिल है, इन्होंने ऑन लिबर्टी पुस्तक लिखी है, इन्होंने सेल्फ रिगार्डिंग अदर रिगार्डिंग का आइडिया दिया है, ये भी स्वतंत्रता के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। टी.एच. ग्रीन, इन्होंने स्वतंत्रता की हितकारिणी सकारात्मक स्वतंत्रता के ऊपर काम किया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सारे थिंकर स्वतंत्रता से रिलेटेड है। तो जो इसका सही आंसर था, सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता से कौन संबंधित है, तो ये जुड़े हुए हैं ईसिया बर्लिन। इनकी पुस्तक का नाम भी याद रखें, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। 52वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी विचार है? तो ये लॉर्ड एक्टन ने बात करी है, स्वतंत्रता और जो समानता है वो एक परस्पर विरोधी विचार है। लास्की ने पुस्तक लिखी है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, इनकी पुस्तक भी कई एग्जाम में पूछी जाती है, तो इनकी पुस्तक का नाम याद रखें, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। तो जो इसका सही आंसर है, स्वतंत्रता और समानता एक परस्पर विरोधी विचार है, तो ये बात करी है लॉर्ड एक्टन ने। 53वां क्वेश्चन है, एक न्यायपूर्ण समाज की आधारभूत संस्थाओं और संरचनाओं के निर्धारण हेतु अनभिज्ञता का पर्दा, यानी यहाँ इंग्लिश में देख सकते हैं हम इसको, वेल ऑफ इग्नोरेंस के आइडिया से आप जानते हैं किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है जॉन रॉल्स जुड़े हुए हैं वेल ऑफ इग्नोरेंस के साथ। इनकी जो पुस्तक का नाम था ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में इन्होंने आइडिया दिया है जस्टिस का। तो जिसके साथ जुड़े हुए हैं, जो इसका सही आंसर है जॉन रॉल्स है। जर्मी बेंथम आप जानते हैं यूटिलिटेरियन विचारक है। जे.एस. मिल की मैंने आपसे चर्चा करी ही थी। और रॉबर्ट नॉजिक, इन्होंने इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया है, हकदारी का सिद्धांत जिसे हम कहते हैं। तो ये सारे थिंकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख दे के आ रहे हैं हमें। तो जो इसका सही आंसर है 53वें का, तो जॉन रॉल्स इसका सही आंसर है। इन्होंने वेल ऑफ इग्नोरेंस के सिद्धांत दिया है ये थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के अंदर। और जर्मी बेंथम यूटिलिटेरियन के साथ जुड़े हुए हैं, जे.एस. मिल भी यूटिलिटेरियन के साथ जुड़े हुए हैं, ऑन लिबर्टी इनकी पुस्तक है, ऑन सब्जेक्शन ऑफ वुमेन है। रॉबर्ट नॉजिक ने इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया है। तो जिसका सही आंसर था, थर्ड आंसर इसका सही था। निम्नलिखित में से कौन अधिकारियों के प्राकृतिक सिद्धांत का प्रवर्तक नहीं है? तो आप जानते ही हैं अधिकारियों का जो प्रवर्तक सिद्धांत का जो नहीं है वो है जॉन बेंथम ने प्राकृतिक अधिकार को नॉनसेंस एज ए सिल्ट कहा था। तो इन्होंने प्राकृतिक अधिकार की बहुत ज्यादा आलोचना करी है, तो बेंथम इसका सही था। 55वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक शक्ति को शासितों की तर्कसंगत सहमति और शक्ति धारकों का शासनाधीनों के प्रति दायित्व के रूप में देखता है? तो 55वां क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग व्यू पॉलिटिकल पावर इन टर्म ऑफ रैशनल कंसेंट ऑफ द गवर्न एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पावर होल्डर टूवर्ड्स द सब्जेक्ट? तो ये बात करी है लॉक ने बात करी है। जो शक्ति है, राजनीतिक शक्ति, वो तर्कसंगत सहमति के ऊपर आधारित होती है। जो हमारे जो सत्ताधीश होते हैं या जो राजा होते हैं या फिर जो सरकार होती है उसके प्रति हम जो करते हैं, तो ये एक तर्क सहमत शक्ति के सहमति, टैसिट कॉन्सेंट जिसे हम कहते हैं, टैसिट कॉन्सेंट, ये आइडिया कई बार आ रखा है पेपर के अंदर, तो आप इसको याद रखें, रैशनल कंसेंट के ऊपर ये बेस्ड होता है। तो ये लॉग इसका सही आंसर है। उदारवाद निम्नलिखित में से किसको लेकर प्रतिबद्ध नहीं है? तो आप जानते हैं उदारवाद जो विचार है वो स्वतंत्रता की बात करता है, टॉलरेशन की बात करता है, फ्रीडम की बात करता है, ये वो नेचुरल सी बात है, इंडिविजुअलिज्म की बात करता है वो। तो ये सारी चीज़ें उदारवाद के साथ जुड़ी है। जो इसमें नहीं बात करता है वो सामूहिकता की बात नहीं करता है, कहीं ना कहीं कम्युनिज्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो सोशलिस्ट विचार जो होता है वो सामूहिक की बात करता है। तो इसमें से कौन सा नहीं बताना हमें? तो इसका पहला ही ऑप्शन है उदारवाद सामाजिक समूह या सामूहिक निकाय की बात नहीं करता, बाकी ये स्वतंत्रता की बात करता है, सहिष्णुता की बात करता है, सहमति की बात करता है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन था वो सही था। मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास का प्रथम युग निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, कई एग्जाम में पूछा गया है। जिन्होंने मार्क्स ने अपनी जो इतिहास की व्याख्या दी है, तो उसके अंदर उन्होंने पहले बताया था कि जैसे आदिम समाज होता है, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में साम्यवाद समाज बताया था उन्होंने। तो वो जो एक क्रम, एक चक्र चलते रहता है, उसी को उन्होंने बताया। तो इसके अंदर जो सबसे पहला प्रथम उन्होंने बताया था ये आदिम समाजवाद सबसे पहले आता है, और सबसे लास्ट में साम्यवाद आता है। तो उसके बीच में जितने भी कार्यकाल होते हैं
जिसमें ट्यूटोरियल और अलग अलग जो काल आते हैं वो एक चक्रीय तौर पर चलते रहता है। तो इस प्रकार से उन्होंने बात करी। जो इसका प्रथम था, इतिहास का प्रथम युग, तो ये बताया था, आदिम साम्यवाद को इन्होंने बताया था। पारिस्थितिकीवाद के विषय में पारिस्थितिकीवाद के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पारिस्थितिकीवाद किसकी बात करता है? तो ये आप जानते ही हैं, जो इकोइलिज्म होता है वो भविष्य में कितना विकास किया जाए, उसको भवी पीढ़ियों के देख के विकास किया जाए, यानी एक ही बार में पूरा विकास नहीं कर लेना, जो कि संसाधनों को नष्ट कर दिया जाए जिससे कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी को नुकसान हो, ऐसा विकास नहीं करा जाना जाए, इसी को पारिस्थितिकीवाद कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं, पारिस्थितिकीवाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह प्रकृति को मूल्यवान आर्थिक संसाधन मानता है, लेकिन उसका दोहन करने की ये कहीं ना कहीं आलोचना करता है और उसको सीमित तौर पर या इसकी इस्तेमाल करने की बात करता है। यह तर्क देता है कि मानव जीवन में भौतिक विकास और समृद्धि के लिए असीमित संभावनाएं हैं। तो यह असीमित संभावनाओं की बात नहीं करता है, यह मानवीय, यह सीमित तौर पे इसके विकास की बात करता है। यह मानवीय स्वार्थ प्रकृता तथा भौतिकवाद प्रवृत्ति को मान्य करता है। तो ये बात भी नहीं है, स्वार्थ की तो बात करता ही नहीं है वो, कि सेल्फ इंटरेस्ट के लिए अपना जितना भी हो उसको यूज कर लिया जाए संसाधनों को, प्राकृतिक संसाधनों को, ऐसी बात नहीं करता है ये पारिस्थितिकीवाद। यह भावी पीढ़ियों के प्रति नैतिक दायित्व का प्रश्न उठाता है। तो ये बात सही है इसका, कि जो पारिस्थितिकीवाद होता है वो भावी पीढ़ी के ऐसा विकास होना चाहिए कि जो भावी पीढ़ी की जरूरतों को देख के इस्तेमाल किया जाए। ये ऐसा ना हो कि अभी ही हम सारा यूज कर लें और हमारे भविष्य की आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ भी ना छोड़ें। तो इस बात की ये बात करता है इकोलिज्म। तो इसका डी ऑप्शन सही था। बहुसंस्कृतिवाद की आधारभूत मांग क्या है? तो आप जानते हैं भिक्षु पारेख इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुसंस्कृतिवाद की जो बेसिक मांग है, बेसिक मांग जो बहुसंस्कृतिवाद की है वो विभेदीकृत नागरिकता इसकी बात की गई है मल्टीकल्चरलिज्म के अंदर। तो इसका सी ऑप्शन सही था। समाजवाद एक आंदोलन भी है और एक विचार भी है। ये कोटेशन बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, तो आप याद रखें। तो ये जो बात करिए समाजवाद एक आंदोलन भी है और एक विचार भी है, ये बात करिए GDH कॉल ने। तो और ये समाजवाद ऐसा टॉप है जिसका अपना आकार खो चुका है। ये बात करती CEM जोड़ ने बात करी है, और कॉल का तो आपको बता ही दिया मैंने। तो समाजवाद एक आंदोलन है, आंदोलन भी है और विचार भी है। तो इसके साथ जुड़े हुए हैं कॉल। चार्ल्स फूरियर जुड़े हुए हैं कल्पनावादी जो समाजवाद होती है, यानी काल्पनिक यूटोपियन सोशलिज्म, यूटोटेरियन सोशलिज्म के साथ जुड़े हैं चार्ल्स फूरियर। निम्नलिखित में से कौन से कथन प्लेटो के हैं? तो आइए देख लेते हैं प्लेटो ने क्या क्या कथन दिए हैं। तो इसमें ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। तो 61वां क्वेश्चन है। तो प्लेटो ने राज्य व्यक्ति का रूप में बात करी है। मैं ही राज्य हूँ, ये बात तो उन्होंने नहीं करी है कि मैं ही राज्य हूँ। ये लुई जो 14वां थे वो उन्होंने बात करी थी कि मैं ही राज्य हूँ। राज्य शक्ति के पूर्व का संगठन है, तो ये बात भी उन्होंने नहीं करी है। राज्य जीवन के लिए उत्पादन हुआ एवं अच्छे जीवन के गतिशील है, तो ये बात भी उन्होंने करी है। अच्छे जीवन के लिए राज्य की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो इसका फर्स्ट और फोर्थ, तो इसका देख लेते हैं हम कौन से में, थर्ड सी में है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 62वां नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अरस्तु का कथन नहीं है? तो आइए इसको देख लेते हैं। ये ऑप्शन बेस्ड नहीं, तो ये इसमें से किस अरस्तु ने क्या नहीं कहा है वो बताना था हमें। तो राज्य एक प्राकृतिक और आंगिक यौगिक है, तो ये भी याद रखें, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, मैचिंग में आता है। तो ये बात तो अरस्तु ने कही है कि जो उनका राज्य है वो एक आंगिक तौर पर, प्राकृतिक तौर पर, जैसे शरीर के अंदर पहले बॉडी होती है फिर अंग आते हैं अलग अलग बार, इसी प्रकार से उन्होंने बात करी है। वह संविधान सर्वोच्च है जहाँ दीर्घकालीनता हो, तो ये बात भी उन्होंने कही है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ट विच इज द लास्ट द लॉन्गेस्ट, तो ये बात भी उन्होंने कही है। माफ कीजिएगा। तो लोकतंत्र सरकार का आदर्श रूप है, तो इन्होंने बात नहीं करी थी, इन्होंने पॉलिटी को सबसे आदर्श रूप कहा था। तो इसमें लोकतंत्र की उन्होंने कहीं ना कहीं आलोचना करी थी, उसने भीड़ चाल का शासन बताया था इसको। तो ये इनसे नहीं जुड़ा हुआ है। कुछ व्यक्ति शासन करने के लिए पैदा होते हैं और कुछ शासित होने के लिए। उन्होंने दास के संदर्भ में बात करी है कि जो दास होते हैं वो शासित होने के लिए होते हैं, और जो मालिक होता है उनके ऊपर उनको शासित करने के लिए होता है। तो ये भी बात उन्होंने कही है। तो जो इसका नहीं कही थी उन्होंने, सी उन्होंने नहीं कहा है अरस्तु ने। 63वां नंबर क्वेश्चन है, इसको मैचिंग करना, आइए देख लेते हैं। तो मैकावली के साथ जो जुड़े हुए हैं, मैकावली जुड़े हुए हैं डिस्कोर्स ऑन लिवी के साथ, पुस्तक के साथ जुड़े हुए हैं। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। तो मैकावली जुड़े हुए हैं डिस्कोर्स ऑन लिवी के साथ, तो इसका फर्स्ट का फोर्थ था। हॉब्स जुड़े हुए हैं लेवियाथन के साथ, और लॉक जुड़े हुए हैं टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट के साथ लॉक जुड़े हुए हैं, और सोशल कॉन्टेक्स्ट के साथ जुड़े हुए हैं
रूसो। तो इस प्रकार से इसका मेल था। तो आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए। निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक असमानता एवं परंपरागत जैसे नैतिकता या राजनीतिक असमानता में भेद किया है? तो ये भेद करने का काम किया है नैतिक असमानता और राजनीतिक असमानता के बीच, तो ये भेद करने का काम किया रूसो ने। तो किसने डिस्टिंक्ट बिटवीन नेचुरल इनइक्वालिटी एंड कन्वेंशन, नेचुरल इनइक्वालिटी एंड कन्वेंशनल इक्वालिटी के बीच उन्होंने भेद करने का काम किया, असमान करने का, तो ये रूसो ने किया है। 65वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रतिपादन जे.एस. मिल ने नहीं किया है? तो जे.एस. मिल ने किसका प्रतिपादन नहीं किया है? उन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करी है, महिलाओं को समान अधिकार की बात भी करी है, व्यक्तिवाद की बात, लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता के साथ वो नहीं जुड़े हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर था वो डी ऑप्शन इसका सही है। उन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता की बात नहीं की, नकारात्मक स्वतंत्रता की बात कही है, तो इसका नहीं था, तो इसके अंदर डी ऑप्शन इसका सही है। मार्क्स के अनुसार साम्यवाद की सबसे अच्छी व्यवस्था कौन सी है? तो मार्क्स के अंदर जो सबसे अच्छी व्यवस्था है सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र, तो ये बात एंजल्स ने कही, ये लेनिन ने करी है शायद बात। तो इसमें सबसे अच्छी व्यवस्था कौन सी है? तो ये बात उनसे जुड़ी हुई है, लेकिन सबसे अच्छी व्यवस्था उन्होंने नहीं कही थी। उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण, ये भी उनसे जुड़ा। वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज, हाँ, तो सबसे अच्छी व्यवस्था उन्होंने यही बताई है कि जो सबसे वर्गहीन समाज होगा या राज्य विहीन समाज होगा वो सबसे अच्छा समाज होगा। तो ये मार्क्स ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हीगल के राजनीतिक विचार का प्रतिनिधित्व करता है? तो हीगल के राजनीतिक विचार का प्रतिनिधित्व करता है, इनकी बहुत फेमस कोटेशन है, कई एग्जाम में आ रखी है ये, राज्य पृथ्वी पर परमेश्वर का अवतार है, ईश्वर का अवतार है, तो इन्होंने हीगल ने बात करी है, तो इसका बी सही था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माओ जेडंग के साथ संबंधित नहीं है? तो माओ जेडंग के साथ जो संबंधित नहीं है, लॉन्ग मार्च उन्होंने लिखी है, छोटी लाल बुक भी लिखी है, सांस्कृतिक क्रांति के साथ भी जुड़े हुए हैं, आप इंग्लिश में देख सकते हैं, लॉन्ग मार्च, द लिटिल रेड बुक, कल्चरल रैशनलिज्म, द वन कंट्री टू सिस्टम, इसके साथ वो नहीं जुड़े हुए हैं। ये तो अभी भी विवाद का काफी ज्यादा विषय है। तो इसमें से कौन सा सही संबंधित नहीं है? तो यही जुड़ा हुआ है, एक देश दो सिस्टम के साथ वो नहीं जुड़े हुए हैं। 69वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक एंटोनियो ग्राम्शी है? तो एंटोनियो ग्राम्शी प्रिजन नोटबुक के अंदर है, और इनका जो हेजोमनी का आइडिया बहुत एग्जाम के अंदर पूछा गया है, हेजोमनी का आइडिया, तो इनके साथ ये जुड़े हुए हैं एंटोनियो ग्राम्शी। तो एंटोनियो जो 69 क्वेश्चन का आंसर है सी इसका सही है। हॉब्स के लिए संप्रभुता है, तो हॉब्स के लिए संप्रभुता क्या है? तो नागरिक कानून के अधीन जनता की इच्छा के अधीन राज्य एवं संसद की विभाजिकता। तो जो इसका सही आंसर है वो है कानून के ऊपर केवल एक प्राकृतिक कानून ईश्वर के प्रति उत्तरदायित्व। तो ये इन्होंने बात की संप्रभुता के संदर्भ में। तो जो कानून के ऊपर केवल प्राकृतिक कानून में ईश्वर के प्रति उत्तरदायित्व, तो ये ईश्वर के प्रति उत्तरदायित्व प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून में, तो ये इन्होंने संप्रभुता के संदर्भ में बात कही है। सप्तांग की दृष्टि में कौटिल्य ने दुर्ग को स्थान दिया है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, कई एग्जाम में पूछा गया है, तो उन्होंने चौथे नंबर पर दुर्ग को रखा था। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था, उन्होंने चौथे नंबर पर दुर्ग को रखा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले उन्होंने स्वामी को रखा है, आप ये भी देख लें कि एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन सा आया है। फिर दूसरे पे उन्होंने अमात्य को रखा है, और तीसरे पे जनपद को रखा है, चौथे पे दुर्ग को रखा है, और पांचवे पे उन्होंने रखा है कोश को, छठे पे उन्होंने रखा है दंड को, और सातवें नंबर पर रखा है उन्होंने मित्र को। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, पहले पे स्वामी, दूसरे पे अमात्य, तीसरे पे जनपद, चौथे पे दुर्ग, पांचवे पे कोष्ठ, छठे पे दंड और सातवें पे मित्र। तो इस प्रकार से उन्होंने सप्तांग का अपना सिद्धांत दिया था। फतवा है जहादारी के लेखक कौन है? तो फतवा ए जहादारी पुस्तक के लेखक, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये, काफी एग्जाम में पूछा ही गया है। तो जो इसके लेखक है वो जियाउल बर्नी है। 73वां क्वेश्चन है, मैं ना राजनीतिज्ञ हूँ ना राजनीतिक आंदोलन मचाने वालों में से हूँ, मैं केवल आत्म तत्व की चिंता करता हूँ, जब वह ठीक होगा तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा, यह कथन किसने कहा? तो ये कथन जो कहा जुड़ा हुआ है ये स्वामी विवेकानंद के साथ जुड़ा हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी ने ये बात कही थी, क्योंकि वो राजनीति के साथ जुड़े नहीं थे, आप इससे सिंपल सा भी लॉजिक से कर सकते हैं। मोहम्मद इकबाल के जैवदनामा के अनुसार अहाँ के विकास की कितनी आवश्यकता है? तो सेल्फ की जो अहाँ के उनका विचार था उसकी कितनी अवस्थाएं हैं? तो इनकी 3 अवस्था उन्होंने बात करी थी। जो उनका आइडिया था खुद ही को कर बुलंद इतना, इसी के साथ ये जुड़ा हुआ था जावेदनामा जो इनका आइडिया था। तो इसमें 3 अवस्था की उन्होंने बात करी थी। पंडित रामाबाई ने किस पुस्तक में लिखा कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता स्त्री प्रगति की नींव है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप देख के जाए इसको कि जो पंडित राम, ये आ सकता है क्वेश्चन बेस्ड कि पंडित रामाबाई ने किस पुस्तक में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता स्त्री प्रगति के लिए नींव के तौर पर उन्होंने बात करी थी? तो ये बात करी थी स्त्री धर्म नीति के अंदर उन्होंने ये बात करी है। पहरेदार खजाने से बड़ा नहीं हो सकता, कोष की तुलना में कोषाध्यक्ष छोटा ही माना जाएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किस संदर्भ में कहा? तो ये देख लें आप, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ ये कोटेशन जुड़ी हुई है,
आने वाले एग्जाम के लिए क्या पता है सीधा ही क्वेश्चन बेस्ड आ जाए ऐसा क्वेश्चन। तो इन्होंने ये जो बात करी थी, उन्होंने राज्यवाद यानी स्टेटिज्म के संदर्भ में उन्होंने ये बात करी थी। तो जो देख लें इसका आंसर, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। नव मानवतावाद की अवधारणा किससे जुड़ी है? काफी रिपीटेड क्वेश्चन है ये, आप जानते हैं एम एन रॉय ने, एम एन रॉय के साथ ये नव मानवतावाद का आइडिया जुड़ा हुआ है। और एम एन रॉय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने औपचारिक तौर पे भारत के अंदर संविधान सभा की बात करी थी 1934 के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के कारण भारत के अंदर मार्क्सवादी पार्टी का स्थापना हुई थी। तो ये इसके साथ जुड़े हुए थे, तो मतलब मान सकते जुड़े हुए हैं एम एन रॉय। महात्मा गांधी जी ने अहिंसा के कितने प्रकार बताए हैं? तो महात्मा गांधी जी ने अहिंसा के 3 प्रकार बताए हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर था थर्ड, और इसका जो आंसर था डी, यानी 3 प्रकार से उन्होंने अहिंसा की बात करी है। तिलक ने स्वराज होम रूल आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ किया? तो ये इन्होंने प्रारंभ किया था 1916 के अंदर, होम रूल लीग, जिसमें एनी बेसेंट के साथ इन्होंने मिलकर ये आंदोलन शुरू किया था। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म कब हुआ? तो ये तो एकदम रट्टा टाइप क्वेश्चन था, इसको सिर्फ याद कर सकते हैं। तो जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था 28 मई 1983। एक फैक्ट इसके तौर पर याद रखें, जो भारत की जो नई संसद की स्थापना हुई है, तो इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर 28 मई 2023 को नई जो संसद हुई है, नई संसद की स्थापना जो उद्घाटन हुआ था इसी दिन हुआ था। तो विनायक दामोदर सावरकर जी के जन्मदिन पर हुआ था। और एक चीज़ और आप याद रखें, जो दामोदर जी थे, सावरकर जी, उनके साथ हिंदुत्व का आइडिया जुड़ा हुआ है। हिंदुत्व का आइडिया के साथ ये जुड़े हुए हैं, अभिनव भारत संस्था के साथ ये जुड़े हुए हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी किताब ईस्टर्न द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ईस्टर्न द्वारा जो पुस्तक नहीं लिखी गई है, द इंट्रोडक्शन टू द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल साइंस, तो ये इन्होंने नहीं लिखी है। बाकी ये तीनों, द पॉलिटिकल सिस्टम, द फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस, ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, ये तीनों उन्होंने लिखी है। लेकिन जो ये चौथी पुस्तक है इनसे नहीं जुड़ी हुई है। 82 नंबर क्वेश्चन है, निर्वाचन की अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो इसके अंदर जो असत्य है, वैकल्पिक मत प्रणाली, अनुपातिक प्रणाली के तहत जो वैकल्पिक अल्टरनेटिव सिस्टम होता है, ये इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। बाकी एक सूत्रीय मत प्रणाली जुड़ी हुई है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जुड़ी हुई है, सूची प्रणाली जुड़ी हुई है। लेकिन जो वैकल्पिक मत प्रणाली है ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व के साथ नहीं जुड़ी हुई है। तो आप भारत के अंदर भी देख सकते हैं इसके साथ ये जो जुड़ा हुआ है, अगर वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है तो वैकल्पिक मत प्रणाली का प्रयोग होता है, लेकिन ये आप अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तौर पर नहीं होता है। तो इसका जो सही है, असत्य बताना था हमें, तो ये वैकल्पिक मत प्रणाली ये इसके साथ नहीं है। तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक संस्थाओं की कार्यविधि व राजनीतिक व्यवहार की महत्वपूर्ण निरंतरताओं, समानताओं और असमानताओं से है। तो एक कोटेशन बेस्ड था, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन था। तो ये माइकल क्रिटिक्स ने बात करी है, तो बी ऑप्शन इसका सही था। दबाव समूह की विशेषता निम्नलिखित में से क्या असंगत है? तो दबाव समूह की विशेषता में निम्नलिखित में से क्या असंगत है, मतलब गलत है, तो जिनका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो जो ये निश्चित कार्यकाल, इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, यही बात इसके संदर्भ में असंगत है। औपचारिक संगठन हो सकते हैं, ये सुनिश्चित स्वहित भी हो सकता है, ऐच्छिक सदस्यता भी हो सकती है, लेकिन जो निश्चित कार्यकाल होता है इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। तो यही इसका असंगत है, तो सी इसका सही था। 85वां क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू द्वारा अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ में सरकारों के वर्गीकरण के अंतर्गत 3 वर्गीकरण बताए गए, निम्नलिखित में से कौन सा उनके वर्गीकरण में शामिल नहीं है? तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन अच्छा है। दो स्पिरिट ऑफ लॉ, ये पुस्तक भी कई बार डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, स्पिरिट ऑफ लॉ के साथ कौन जुड़े हुए हैं? स्पिरिट ऑफ लॉ के साथ जुड़े हुए मॉन्टेस्क्यू। तो इनकी पुस्तक, इन्हीं के कारण अमेरिका के जो संविधान के अंदर, संविधान के जो 3 कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका है, इसी के बीच शक्तियों का विभाजन का जो सिद्धांत आया था, इन्हीं की पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ के तहत ही माना जाता है। तो इसके अंदर उन्होंने बताया कि अपनी पुस्तक सरकार में वर्गीकरण के अंतर्गत 3 वर्गीकरण में बताए हैं। तो उन्होंने क्या शामिल नहीं किया है हमें बताना था। तो जिन्होंने शामिल नहीं किया है वो वर्गतंत्रीय, यानी कि वर्गतंत्र के उन्होंने शामिल नहीं किया है। रिपब्लिक को शामिल किया उन्होंने, मोनार्क को शामिल किया, ऑटोक्रेसी को शामिल किया, लेकिन जो वर्गतंत्रीय होता है यानी क्लास सिस्टम को उन्होंने इसमें शामिल नहीं किया है। सामाजिक आंदोलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो सामाजिक आंदोलन सबसे पहले जो प्रयोग करने का श्रेय जाता है वो सेंट साइमन को जाता है। तो सेंट साइमन ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। 87वां नंबर क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के सत्ता के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? आप जानते हैं उनके जो शामिल नहीं है वो आर्थिक तत्व शामिल नहीं है। उन्होंने परंपरागत सत्ता की बात करिए, कानूनी तर्क सत्ता की बात करिए, कृष्णमाई सत्ता की बात करिए, लेकिन जो आर्थिक सत्ता है इसकी बात उन्होंने नहीं करी है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। ये कई रिपीटेड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लें अच्छे तरीके से। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का विचार किसने दिया? ये भी बहुत रिपीटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसको भी। ये ग्रेबियल आलमंड के साथ जुड़ा हुआ है, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा जो ग्रेबियल आलमंड ने दी थी।
द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, लंबी छलांग, तो ये किस देश की नीति है? तो ये आप जानते हैं भी माओ के से रिलेटेड था, ऊपर क्वेश्चन आया ही था। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड की पॉलिसी चाइना के साथ जुड़ी हुई है, ये माओ ने ये सिद्धांत दिया था, तो इसका सी ऑप्शन सही था, चाइना के साथ ये जुड़ा हुआ है। किसके नेतृत्व में नक्सलवाड़ी आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो नक्सलवाड़ी जो आंदोलन भारत के अंदर स्टार्ट किया गया था, ये चारू मजमदार और कानू सान्याल, चारू मजमदार और कानू सान्याल के नेतृत्व में ये चालू किया गया था। 91 नंबर क्वेश्चन है, मानवाधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सम्मेलन को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो आया था वो कौन सा आया है, कौन सा नहीं आया, हम जानता था, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। तो इसका बी ऑप्शन सही है, जो इसके ऑफिशियल आंसर की में दिया गया है। सबसे पहले नरसंहार की रोकथाम और सजा संबंधित कन्वेंशन आया था, सबसे पहले ये आया है। उसके बाद नस्ल भेद से समाप्त करने के बाद, तो इसका बी ऑप्शन सही है। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी दृष्टिकोण का समर्थन नहीं है? तो यथार्थवादी दृष्टिकोण का जो समर्थक नहीं है वो बताना था हमें, तो इनमें से कोई भी नहीं है, इसमें से यथार्थवादी दृष्टिकोण का समर्थक नहीं है। तो यथार्थवाद के साथ जो थिंकर जुड़े हुए हैं मुख्य तौर पे मॉर्गेनथाउ है, ई.एच. कार है और मैकावली हो गए, तो ये सारे मैकावली हो गए, कोटलिया हो गए, जो यथार्थवादी सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं। जो मॉर्गेनथाउ है, उनकी पुस्तक है द पॉलिटिकल ऑफ नेशन स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, का एग्जाम में पूछी गई है। और ई.एच. कार की 30 ईयर क्राइसिस, पेलोपोनेशियन वॉर, तो ये सारे थिंकर जुड़े हुए हैं यथार्थवाद के साथ, उनका एग्जाम में कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो उनको आप देख के जाएं। निम्नलिखित में से नव यथार्थवाद से संबंधित केनेथ वॉल की पुस्तक का नाम चुनिए। ये क्वेश्चन भी अच्छा खासा है, तो इसको देख लेते हैं। केनेथ वॉल ने जो न्यू स्ट्रक्चरल इंटरनेशनल के अंदर जुड़े हुए हैं, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ, तो इन्होंने न्यू यथार्थवाद का सिद्धांत दिया था। तो इनकी पुस्तक का नाम बताना है, तो इनकी पुस्तक का नाम है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कई एग्जाम में पूछा ही गया है, तो ये थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए हैं केनेथ वॉल। यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में जो इसके सदस्य हैं वो 27 सदस्य हैं इसके अंदर, अभी वर्तमान के अंदर हैं। याल्टा सम्मेलन फरवरी 1945 के संदर्भ में निम्न में से किन देश के राष्ट्र प्रमुख ने भाग लिया था? तो याल्टा सम्मेलन के अंदर जो हुआ था 1945 के अंदर, इसमें ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। 96वां क्वेश्चन है, एक सबके लिए और सब एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का नारा उक्त कथन के लेखक हैं? तो ये जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये मॉर्गेनथाउ ने एक बात कही है, एक सबके लिए और सब एक के लिए। यही यूनाइटेड नेशन का भी यही मोटो है, और नाटो का भी यही है कि एक के ऊपर हमला होता था सबके ऊपर हमला माना जाएगा। तो इसकी मैंने आपको बताया था, मॉर्गेनथाउ की पुस्तक है स्ट्रगल फॉर पॉलिटिक्स अमंग नेशन, स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, इनकी पुस्तक का नाम है, तो ये आप देख के जाए एग्जाम के अंदर। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से एक सम्मिलित नहीं है? तो ब्रेटन वुड्स से सम्मिलित नहीं है, वो है सम्मेलन, ये इसके अंदर आधा ही रह गया था ये, तो इसका फोर्थ ऑप्शन इसका सही था। इसको हमें मैचिंग करनी थी कि कौन सा कब हुआ है, तो आइए इसको देख लेते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है ये, तो एक बार मैं इसको ऑप्शन देख लेता हूँ। हाँ, इस पर अब ये पूरा आ रहा है, तो इसको मैचिंग कर लेते हैं। तो वेस्टफैलिया संधि आप जानते ही हैं, वेस्टफैलिया की जो संधि हुई है वो 1648 के अंदर हुई है, और सेकंड है पुनराष्ट्रवन संधि, तो ये पुनराष्ट्रवन संधि जो है 1883 के अंदर हुई है। एंग्लो जापानी मैत्री संधि ये 1902 के अंदर हुई है। वियना कांग्रेस 1815 के अंदर हुई। तो इस प्रकार से इसका मेल था। निम्नलिखित में से कौन से शस्त्र सामूहिक विनाशकारी की सूची में नहीं आते हैं? तो ये कौन से मास डिस्ट्रक्शन के अंदर ये नहीं आते हैं वेपन, तो इसको बताना था। तो इसके अंदर जो नाभिकीय शस्त्र होते हैं वो आते हैं, रेडियोधर्मी शस्त्र भी आते हैं, रासायनिक शस्त्र भी आते हैं, लेकिन जैविक शास्त्र होते हैं ये इसके अंदर नहीं आते हैं सामूहिक विनाशकारी के अंदर, तो इसका डी ऑप्शन सही था। तो एक बार मैं देख लेता हूँ, इसमें ऑप्शन भी था, तो इसका जो ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन सा शस्त्र सामूहिक विनाशकारी की सूची में नहीं आते हैं, तो जो इसका आंसर था उपयुक्त में से कोई से नहीं। तो माफ कीजिएगा मुझे, ये सारे जितने भी हैं शस्त्र विनाशकारी माने जाते हैं ये, तो इसके अंदर जो शामिल नहीं है इसमें से सारे विनाशकारी वेपन के तौर पर माने जाते हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही था, उपयुक्त में से कोई नहीं। निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो निवारण यानी डेटरेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ये भी ऑप्शन बेस्ड ही क्वेश्चन है, तो आइए देख लेते हैं इसको। यह एक राजनीतिक रणनीति का भाग है, तो निवारण यानी डिटरेंस एक राजनीतिक रणनीति का भाग होता है, सही बात है। यह एक सैन्य रणनीति का भाग है, तो दोनों सही है इसका।
तो इसमें सी ऑप्शन इसका सही था। भारत की विदेश नीति के संदर्भ में निम्न कथन किसने कहा है? भारत की विदेश नीति के संदर्भ में निम्न कथन किसने दिया है? तो ये बहुत लंबा कोटेशन है, मैं आपको बताता हूँ जो इसका एग्जैक्ट आंसर है। तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी, इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो ये कोटेशन कही गई है तो इसके साथ जुड़े हुए हैं जवाहरलाल नेहरू जी। 26/11/2008 की आतंकी कार्रवाई मुंबई में कराने के लिए कौन सा देश जिम्मेदार था? तो आप जानते हैं इसको, पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार था। दाशेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो दाशेक्स के संदर्भ में जो कथन सही है वो ये भी ऑप्शन बेस है, तो आइए इसको देख लेते हैं। दाशेक्स की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका शिखर सम्मेलन में हुई, तो ये बात सही है। दाशेक्स का मुख्यालय बेंगलुरु में नहीं है, माफ कीजिएगा, इसका मुख्यालय ये ढाका ये काठमांडू में इसका मुख्यालय। तो आप जानते हैं दाशेक्स का जो मुख्यालय है यानी सार्क का मुख्यालय वो काठमांडू के अंदर है। दाशेक्स का मुख्य लक्ष्य दक्षिण एशिया के लोगों का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास करना, तो ये बात तो सही है। तो इसका फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही है, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। 104 नंबर क्वेश्चन है, ऐतिहासिक शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बार देख लेते हैं, हाँ ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है तो इसको देख लेते हैं। तो शिमला समझौता पाकिस्तान प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो एवं भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के हस्ताक्षर हुए थे, तो ये बात सही है। और दोनों देशों में आपसी वार्ता द्वारा अपनी समस्याओं को हल करेंगे, ये बात भी सही था कि आपसी वार्ता द्वारा हल करेंगे। स्थायी शांति कायम करने हेतु दोनों देशों की सेनाएं अपनी सीमा में लौट जाएगी। स्थायी शांति कायम करने हेतु दोनों देश की सेनाएं अपनी सीमा में लौट जाएंगी, तो ये बात भी सही है। तो इसका ए बी सी तीनों सही है। तो शिमला समझौता के बारे में तीनों बात सही है। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के आता हूँ, शिमला समझौता कब हुआ था? तो इसकी आपको डेट कमेंट में जरूर बतानी है, तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे। 105 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये भी ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। तो 105 नंबर क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना, ये ऑप्शन देख लेते हैं एक बार इसके। तो इसकी स्थापना 1945 के अंदर हुई है, तो सही बात है, 27 दिसंबर 1945 को। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिले एवं सदस्य देशों की आर्थिक उन्नति हो, तो ये बात भी कही गई है इसके अंदर। कोष के प्रबंध के लिए एक प्रशासक मंडल है जो साधारण सभा का कार्य करता है, तो ये बात भी है। तो इसका डी ऑप्शन सही था, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इसके ऑप्शन सही हैं। तो 106 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर अंटार्कटिक संधि यानी नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देख लेते हैं इसको, ये भी ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसको देख लेते हैं। इसकी स्थापना वाशिंगटन संधि द्वारा की गई थी, तो ये बात भी सही है, ये बात सही है। यह सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये बात तो है ही है, ये सामूहिक सुरक्षा के आधारित है। एक पर हमला सबके पर हमला माना जाएगा, तो इसके अंदर दो ही थे, तो दोनों इसकी बात सही है। और ये भी मैं आपके लिए कमेंट में छोड़ के आ रहा हूँ, आपको सब देख के बताना है इसको कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना दिवस आपको कमेंट में जरूर बतानी है, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। पंचशील समझौते ने किन दो देशों के बीच संबंधों की नींव के रूप में कार्य किया? तो ये कार्य किया भारत और चाइना के बीच में पंचशील ने कार्य किया, और ये 1954 के अंदर हुआ था पंचशील समझौता। और एक पार्टी और थी जिसके साथ हुआ था, ये 3 लोगों के बीच में हुआ था, भारत, चाइना और म्यांमार, यानी जिसे हम बर्मा कहते हैं, उनके बीच भी हुआ था ये 1954 के अंदर। भारत श्रीलंका समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये भी ऑप्शन बेस है, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो इसे राजीव जयवर्धन समझौते के नाम से जाना जाता है, तो ये सही बात है, इसे राजीव जयवर्धन समझौते के नाम से जाना जाता है। श्रीलंकाई गृह युद्ध को हल करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए, तो ये बात भी सही है। समझौते के तहत श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की तैनाती की जाएगी, तो ये बात भी सही है। तो इसका तीनों ऑप्शन सही था। 109वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए इसको देख लेते हैं, ये भी मेरे ख्याल से ऑप्शन बेस्ड नहीं है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें नीचे दिया गया है, तो आइए इसको देख लेते हैं। 109वां क्वेश्चन है, इसकी स्थापना 1945 संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा हुई थी, तो किसकी हुई थी? तो ये आप जानते ही हैं, ये जो स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी। तो इसकी ये कैसा क्वेश्चन है समझ में नहीं आ रहा मुझे, इससे क्या मैचिंग करना है। इसका मुख्यालय हैग में, हैग का मुख्यालय तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग में, अच्छा ऐसे करना है मेरे को लग रहा है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यह
सदस्य देशों के बीच कानूनी विवादों का, तो कानूनी विवाद जो होते हैं वो उसका निपटारा करने का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करता है, शायद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कानूनी विवादों का। और इस यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 के अंदर हुई है, जितना मुझे पता है, 24 अक्टूबर 1945 को। तो ये कैसे, मैं इसको समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन कैसा है, तो एक बार अगर आपको इसका एग्जैक्ट पता तो मुझे जरूर बताएं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई नहीं, इसको स्किप करते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से कौन सी पहल परिणाम स्वरूप अपनाया गया? तो आप जानते हैं बांडुक सम्मेलन जो हुआ था 1961 के अंदर, इसी के तहत इसको इसकी पहली बेलग्रेड के अंदर इसकी पहली बैठक हुई थी 1961 के अंदर। और बांडुक सम्मेलन जो हुआ था इसके अंदर इसकी नींव रखी गई थी, सिद्धांतों को अपनाने की बात की गई थी। तो इसका जो हुई थी 1955 के अंदर हुआ था, बांडुंग जो वार्ता हुई थी, लेकिन जो 1961 के अंदर इसकी स्थापना कर दी गई थी नेम की। तो संस्थापक सिद्धांत में कौन सी पहल परिणाम स्वरूप अपनाया? तो ये बांडुक सम्मेलन के तहत ये इसकी संस्थापना की बात की आई थी। भारत में मानवाधिकार का आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मानवाधिकार आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो रंगनाथ मिश्र जी थे। इसका बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण करने का अधिकार है? तो ये अधिकार जुड़ा हुआ है 86A के साथ, 86A के साथ ये जुड़ा हुआ है राष्ट्रपति को। लेकिन जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक करते हैं, और वो सामान्य विधायन के ऊपर ही संयुक्त बैठक होती है। इसके अध्यक्षता जो करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ये भी आप याद रखें, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और ये आर्टिकल 108 के तहत होती है और ये सामान्य विधायन के ऊपर ही होती है, ये संविधान संशोधन के ऊपर नहीं होती है। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना संविधान के किस आर्टिकल, तो ये बहुत सिंपल सा है, आप जानते हैं 324 के अंदर निर्वाचन आयोग की बात की गई है। गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा कितने दिनों में पूर्ण की थी? तो ये भी सिंपल सा है, सिर्फ इसको याद कर सकते हैं। तो ये 24 दिन के अंदर उन्होंने पूर्ण करी थी इस यात्रा को, दांडी मार्च को। नगरीय क्षेत्र को स्थानीय स्वायत्ता शासन इकाई को किस तिथि एवं वर्ष में संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है 1 जून 1993 को। 1 जून 1993 को नगरीय क्षेत्र की स्थानीय स्वायत्ता की बात की गई है और इसको संवैधानिक आधार दिया गया था 1 जून 1993 के अंदर। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति जो होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसके अंदर जो सदस्य होते हैं वो 22 होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने आपातकाल की घोषणा कब की? तो ये करी थी उन्होंने, जो भारत का जो चाइना के साथ युद्ध हुआ था उसमें संदर्भ में करी थी उन्होंने। तो ये 1962 के अंदर करी थी। भारत के अंदर अब तक 3 बार आपातकाल लगे हैं। एक सबसे पहला जो आपातकाल लगा था वो लगा था चाइना के साथ युद्ध के समय में। दूसरा आपातकाल 1975 जब हमने बांग्लादेश को आजाद किया था उस टाइम लगा था 1971 के अंदर, और तीसरा जो लगाया 1975 के अंदर। तो इसको भी आप याद रखें। ये कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि किसने कहा था जो संविधान से असंतुष्ट है उसे बस 2/3 बहुमत प्राप्त करना होगा। यदि वह वयस्क मत के आधार पर निर्वाचित संसद में 2/3 बहुमत भी नहीं पा सकते तो यह समझा जाना चाहिए कि संविधान के प्रति असंतोष में जनता के उनके साथ नहीं है। तो ये बहुत फेमस कोटेशन है। अगर किसी को भी संविधान के अंदर परिवर्तन करना है वो 2/3 बहुमत लाके परिवर्तन कर सकता है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो ये ऐसा समझा जाएगा कि जनता उनके साथ नहीं है। तो ये कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने, अगर कोई भी इसको परिवर्तन करना चाहे तो वो 2/3 बहुमत लाके इसको परिवर्तन कर सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना समाजवादी शब्द, ये आप जानते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम में रिपीटेड है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था। राज्यसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु, तो न्यूनतम आयु जो होती है इसके लिए 30 वर्ष होती है इसकी न्यूनतम आयु। 121वां क्वेश्चन है, शहादा आंदोलन निम्नलिखित में से किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो ये संबंधित है भील जाति जनजाति के साथ ये जुड़ा हुआ है। दलित विजन नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो दलित विजन नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो गैल आम्बेट। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई रिपीटेड एग्जाम में पूछा गया है। ये कौन जुड़ा हुआ है दलित विजन के साथ? दलित विजन के साथ जुड़े हुए हैं गैल आम्बेट, इसके साथ जुड़े हुए हैं। असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन सेवा को किसने बनाया? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये ईला भट्ट ने बनाया है इसको। ये अभी जनरल क्वेश्चन में भी आ जाता है, जनरल कंपटीशन के अंदर भी आता है कि सेवा किसका जुड़ा हुआ है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन। लेकिन मैं आपके लिए इसको छोड़ के जा रहा हूँ, ये किस ईयर में बनाया गया है आप कमेंट के अंदर जरूर बताएं मुझे, ये कौन से ईयर के अंदर ईला भट्ट जी के द्वारा बनाया गया था। वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बीमारू राज्य का हिस्सा नहीं है? तो आप जानते ही हैं इसके अंदर केरल नहीं है इसका हिस्सा, बाकी ये सारे बीमारू राज्य की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन सही था। राज्य के संघीय पुनर्गठन के दूसरे चरण का प्रमुख केंद्रीय बिंदु क्या था? तो इसका जो केंद्रीय बिंदु था राज्यों के संघीय पुनर्गठन के दूसरे चरण का, तो ये था उत्तर पश्चिम भारत के संदर्भ में ये था।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खाप पंचायत के संदर्भ में प्रमुखता से नहीं आता है? तो खाप पंचायत के संदर्भ में जो नहीं आता है वो हिमाचल प्रदेश नहीं आता है, बाकी इन सब के अंदर खाप पंचायत का कहीं ना कहीं प्रभुत्व या हिस्सा देखा जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से किसने सलाह दी कि 2024 में लोकसभा व राज्य विधानसभा के चुनाव साथ साथ होने चाहिए? तो ये किसने सुझाव दिया था? ये अच्छा क्वेश्चन है। ये नीति आयोग ने ये बात करी कि जो राज्यसभा इन्होंने वन इलेक्शन ऐसे कुछ बताया था इन्होंने, तो एग्जैक्ट वन स्टेट वन इलेक्शन ऐसे कुछ इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। तो ये जुड़ा हुआ है नीति आयोग के साथ। वन नेशन वन इलेक्शन की बात इन्होंने करी नीति आयोग ने, तो इसके साथ जुड़ा हुआ है। भाषा की राजनीति को संबोधित करने के लिए 3 भाषा सूत्र को लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की वकालत किस आयोग ने करी? तो ये करी थी सरकारिया आयोग ने ये बात करी है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। किसने लिखा स्वतंत्रता के बाद भारत में दो राजनीतिक संस्कृति उभरी जो भारत के विभिन्न स्तरों पर काम कर रही है? तो ये बात करी है, ये जो बात करी है वो करी है माइनर वीरन ने ये बात करी कि भारत के स्वतंत्रता के बाद जो इन्होंने दो संस्कृति की बात करी थी। एक तो एक इलीट कल्चर की संस्कृति और एक जो मास कल्चर, इन्होंने ये दो वर्गों में भारत की राजनीतिक संस्कृति को बांटा था। एक तो जो इलीट होते हैं जो नई दिल्ली के क्षेत्र में रहते हैं, अपनी गाड़ियों के अंदर घूमते हैं, वो बात करी थी, और एक मास कल्चर की बात करी थी। इस प्रकार से इन्होंने इसका वर्गीकरण किया था। 130वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयोग की रिपोर्ट के बाद तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। ये श्री कृष्ण आयोग द्वारा ये बात करी गई थी, इन्हीं के रिकमेंडेशन के आधार पर तेलंगाना आयोग अस्तित्व में आया था। संगठन के लिए पहला व्यवस्थित सिद्धांत माने जाने वाले वैज्ञानिक प्रबंधन का नाम? तो ये आप जानते हैं टेलर जी ने ये वैज्ञानिक प्रबंधन दिया है। अच्छा, सबसे पहला सुव्यवस्थित, तो टेलर जी इसके साथ जुड़े हैं, इनको फेमस करने का श्रेय वैज्ञानिक प्रबंधन टेलर को जाता है, लेकिन जो सबसे पहला सुव्यवस्थित तौर के लुइस डी ब्रांडिस ने सबसे पहले इसको सिद्धांत को दिया था। नौकरशाही के बारे में किसने कहा कि इसका पदसोपान ज्ञान का सोपान है? तो ये सबसे पहले बात करी थी कार्ल मार्क्स ने, जो नौकरशाही के बारे में इसका पदसोपान ज्ञान का सोपान है। निम्नलिखित प्रशासनिक सिद्धांतों में से किसकी मान्यता है कि प्रबंधन संबंधित समस्याओं के समाधान सामाजिक मनोविज्ञान में मिल सकते हैं? तो ये बात करी थी मानवीय संबंधात्मक सिद्धांत ने, डी ऑप्शन का सही है। किसने विकास प्रशासन की कार्य उन्मुखी और लक्ष्य उन्मुखी एक्शन ओरिएंटेड एंड गोल ओरिएंटेशन एडमिशन की किसने बात करी है? तो ये बात करी है एडवर्ड वाइडनर ने गोल ओरिएंटेशन और एक्शन ओरिएंटेशन की बात करी है। तो सी ऑप्शन का सही है। किस प्रशासनिक सिद्धांत को श्रम सिद्धांत से असंगत होने के कारण औद्योगिक संबंधों के अमेरिकी आयोग की जांच का सामना करना पड़ा? तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन टाइप है, तो इसका डी वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। 136 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस संरचनात्मक रूप से विकास प्रशासन के सर्वाधिक असंगत माना जाता है? तो ये माना जाता है वेबर की नौकरशाही का प्रादर्श्य को माना जाता है। नेतृत्व के लिए आकस्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? नेतृत्व के लिए आकस्मिक प्रतिपादन का सिद्धांत जो किया है वो फ्रेड फिडलर ने किया है। फॉलेट की दृष्टि में किसी संगठन के भीतर संघर्ष का समाधान करने में स्वयं उसके सुझाव उपायों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? एक बार फिर पढ़ देता हूं मैं इसको। 138वां नंबर क्वेश्चन है, फॉलेट की दृष्टि में किसी संगठन के भीतर संघर्ष का समाधान करने में स्वयं उनके सुझाए उपायों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? तो ये जो सुझाव में सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो एकीकरण इंटीग्रेशन है, एमपी फॉलेट इंटीग्रेशन के साथ जुड़ी भी हुई है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। चेस्टनर बर्नार्ड के अनुसार उदासीनता का क्षेत्र अभिव्यक्त होता है, जोन ऑफ इंडिफरेंस किसके अंदर अभिव्यक्त होता है? तो ये अभिव्यक्त होता है अधीनस्थों द्वारा बिना किसी शंका के आदेश को स्वीकार करना। तो जो सबऑर्डिनेट के द्वारा जो इनके आदेशों को मान लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है आदेशों को, यही उदासीनता का क्षेत्र इन्होंने कहा था। और ये आइडिया आप ध्यान रखें, चेस्टर बर्नार्ड डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि जोन ऑफ इंडिफरेंस यानी उदासीनता के क्षेत्र के साथ कौन जुड़ा है? तो ये चेस्टर बर्नार्ड जुड़े हुए हैं इसके साथ। निम्नलिखित में से कौन सा पोस्टकार्ड की 7 अवधारणाओं में से किसी का सही विस्तार नहीं है? तो आप जानते हैं पोस्टकार्ड का सिद्धांत है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, तो बजटिंग लास्ट में। तो इसके साथ जो जुड़ा हुआ है, इसके अंदर कौन सा नहीं जुड़ा हुआ है? तो जो इसके अंदर नहीं जुड़ा हुआ है वो सहयोग को सी इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसका सी ऑप्शन सही था।
ई गवर्नेंस के 4 प्रकार होते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ई प्रशासन का प्रकार नहीं है? तो ई प्रशासन का इसमें प्रकार नहीं है। तो इसके अंदर जो इसका थर्ड है सरकार टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी सरकार से व्यवसाय, इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। बाकी ये 4 आगे एग्जाम के अंदर भी आप देखिए। अच्छा, ये ऑप्शन बेस्ड है क्या? तो अच्छा, तो इसमें 1 मिनट इस प्रकार से था, इसका मैं ऑप्शन देख नहीं पाया था। तो 141 का सही उत्तर कूट है। तो इसमें जो सही उत्तर कूट है मैदान था, तो गवर्नमेंट टू मैनेजमेंट, गवर्नमेंट G to M, सरकार से बाजार। तो इसका जो सही आंसर, करेक्ट आंसर इज कोड इज, तो इसका सी बताया इन्होंने, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण कार्यक्रम केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जनरल कॉम्पिटिशन में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है वो किस मंत्रालय के अंदर आता है? तो यह आता है जल शक्ति मंत्रालय के अंदर। जल शक्ति मंत्रालय के अधीन ये है, जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर होता है स्वच्छ भारत मिशन। और ये संस्कृत का कोटेशन है, माँ ग्रंथ कस्या वर्धनम किस संस्था का आदर्श वाक्य मोटो है? तो ये जो जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है भारत का लोकपाल, भारत के लोकपाल के साथ ये जुड़ा हुआ है। ये अच्छा क्वेश्चन था ये, तो ये डी इसका ऑप्शन सही था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा योजना पूर्णतः वित्त पोषित है। तो ये इसको वित्त किसके द्वारा मिलता है? मनरेगा को। तो जो मनरेगा को वित्त पोषित जो मिलता है वो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष के तहत इसको वित्त सहायता मिलती है। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन संविधान की किस सूची में शामिल है? तो आर्थिक एवं सामाजिक जो नियोजन है वो संविधान की समवर्ती सूची में ये जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ है समवर्ती सूची के साथ। सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण हेतु गठित संसदीय लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसके संदर्भ में जो सही है बताना है। तो ये अच्छा ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसका जो सही है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो इसकी ऑफिशियल आंसर की में दी गई है। तो लोक लेखा समिति इसका निर्माण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए होता है। तो ये बात सही है। लोक लेखा समिति के संदर्भ में इसके सदस्य 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से होते हैं। तो ये बात भी सही है। समिति का मुख्य कार्य नियंत्रण एवं लेखाकार परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करना है। तो ये बात भी सही है, लेकिन इसके 30 सदस्य नहीं होते हैं। इसके सभापति की नियुक्ति वित्त मंत्री करते हैं, ये बात नहीं है। तो इसका पहला, दूसरा और तीसरा सही था, डी ऑप्शन इसका सही था। 147वां नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो राज्यसभा में जो बजट होता है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो ये वित्त मंत्री द्वारा। सिंपल सा क्वेश्चन था। लोकसभा में जो वित्त बजट पेश किया जाता है वो वित्त मंत्री के द्वारा भाषण समाप्त होने पर, लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण समाप्त होने पर किया जाता है। मध्य प्रदेश, ये तो मध्य प्रदेश का था, तो ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 139वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नीति मूल्यांकन की श्रेणी में नहीं है? तो ये नहीं है, बाजार प्रभाव मूल्यांकन इसकी श्रेणी में नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत प्रत्येक राज्य को राज्य सूचना आयोग का गठन करना है? तो ये करना है धारा 15 के तहत। और जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड था, मैं इसको आपको एग्जैक्ट आंसर बता देता हूँ। तो जो इसका सी आंसर सही है। तो इस प्रकार से 150 क्वेश्चन थे। ये जुड़ा हुआ था एमपी सेट, ये अभी कुछ अगस्त के अंदर हुआ था पेपर, ये 2023 का। तो इसके साथ जुड़ा हुआ था ये। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा। अगर कुछ कमी रहेगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आपका। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिल से आप सभी का आभार।